आज की तारीख में अगर एबीपी न्यूज़ किसी चीज़ को लेकर पक्के तौर पर पुख्ता ये मन बना चुका है तो वो ये है कि किसी भी कीमत को पर देश को डराना नहीं है। देश के जितने भी लोग हैं उनको अब इस लड़ाई में एक वॉरियर की तरह आगे आना ही होगा। वो सारी चीज़ें, वो सारे नॉर्म्स जो इस वक्त ज़रूरी हैं वो निभाने ही होंगे, लेकिन डरना नहीं है। डर कर लड़ नहीं सकते हैं। और इसीलिए एक बहुत खास पैनल डॉक्टर्स का हमारे साथ एबीपी न्यूज़ पर अगले 1 घंटे तक जुड़े रहने वाला है। मैं सबसे पहले उन सभी का, उन फ्रंटलाइन वॉरियर्स का, उन देवताओं का जो इस वक्त भगवान के समान हमारी जान बचाने के लिए, इस देश को कोरोना से बचाने के लिए जंग लड़ रहे हैं, स्वागत करना चाहती हूँ। सबसे पहले अशोक सेठ साहब का, जो कि चेयरमैन है फोर्टिस एस्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट के। डॉक्टर अशोक, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज़ पर। अंशुमान कुमार कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर। डॉक्टर कुमार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ संजय रॉय साहब हैं जो कि एम्स के प्रोफेसर हैं। संजय साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर संजय। डॉक्टर गौतम भंसल जो कि कंसल्टेंट फिजिशियन है बॉम्बे हॉस्पिटल में, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको स्क्रीन पर देखकर ही बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है। सबसे पहले डॉक्टर सेठ, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। ये लहर के बारे में क्या आप लोगों ने पहले ही अंदाजा लगा दिया था? आपको लग रहा था कि ये सेकेंड वेव आएगी और इतनी खतरनाक होगी? सो आई थिंक कि सेकेंड वेव आएगी तो सबको ही पता था, क्योंकि ये हर कंट्री में हुआ है, हर देश में हुआ है, और ये इसका एक्सपेक्टेशन था। ये नहीं एक्सपेक्टेशन था कि इतनी सीवियर और इतनी रैपिडिटी से आएगी कि 3 हफ्ते में ही प्रैक्टिकली हेल्थ केयर सिस्टम ओवरवेल्म हो जाएगा। आपको याद होगा पिछली बार कि वो स्लो वेव थी। हमें सबको, इंक्लूडिंग अस्पताल, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट को, एक टाइम था जिसमें कि बेड्स रैंप अप हुए थे। इनफैक्ट कई तो मैरिज हॉल्स वगैरह उस पर कन्वर्ट हो गए थे, होटल्स भी बेड्स में कन्वर्ट हो गए थे, और आपको पता था रेलवे कोचेस भी कन्वर्ट हुए थे, और वो काफ़ी तक तो यूटिलाइज भी नहीं हुए थे फाइनली। इस बार हम खुद ही सरप्राइज है जब हम अपने अस्पताल के आंकड़े देखते हैं 4 हफ्ते पहले और 3 हफ्ते पहले और आज के देखते हैं, तो आज हमें 100 कॉल्स आती हैं हर डॉक्टर को। ये जब यहाँ पे बैठे हैं 50 से 60 कॉल्स आ रही हैं, वो सीरियस पेशेंट्स की आ रही हैं। हम उनको एडमिट नहीं कर पा रहे हैं, और हम इतने ज़्यादा खुद ही डिस्ट्रेस्ड हो गए हैं कि कई बार तो हम कॉल रिसीव करना ही बंद कर रहे हैं, क्योंकि हम अनफॉर्चुनेटली हम हेल्पलेस और डिप्रेस्ड हो गए हैं। बट एक ये भी बात बताऊं कि डॉक्टर और अस्पताल अपनी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं, चाहे वो इमरजेंसी में लेटा हो, चाहे एम्बुलेंस में लेटा हो। किसी को दोष देना इस टाइम पे सही नहीं है। ये डॉक्टर, हेल्थ केयर वर्कर्स, नर्सेज, सब 24 से 48 घंटे पीपीईज में इतना डेल्यूज पेशेंट्स का आ रहा है, उसका सबका ख्याल रखने की पूरी कोशिश में है। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, देयर इज नो डाउट वो ओवरवेल्म हो चुका है, और हमें सबसे बड़ा डर यही है कि अगले 2 हफ्ते और अगले 4 हफ्ते के लिए अगर हमने समाधान और इसका सही तरीके से सॉल्यूशन नहीं निकाला, तो अनफॉर्चुनेटली जस्ट वॉल्यूम्स के हिसाब से, जस्ट पेशेंट्स के हिसाब से ज़्यादातर से सीवियर पेशेंट्स होंगे और ज़्यादा मौतें होंगी। तो आपने सही कहा, हमारे डराने की बात नहीं है, बट डरे बगैर वो हम एक्शंस ले भी नहीं सकेंगे जो हम पब्लिक से चाहते हैं, और पब्लिक हमारा कोऑपरेशन करे, वो इस टाइम पे सबसे इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जो चीज़ मैं आज कहता हूँ कि आज से जो सॉल्यूशन है, वो ये सब की जो बात कर रहे हैं, अस्पतालों की बात कर रहे हैं और किस तरह ट्रीट होंगे, वो एक ही साइड का सॉल्यूशन है। हमारा बेस्ट सॉल्यूशन है कि हम इस वायरस को स्प्रेड होने से कैसे बचाएं, हम ये कैसे प्रिवेंट करें कि और लोगों की मौतें ना होंगी और लोगों को सीवियर इन्फेक्शन नहीं होगा। और मास्किंग मास्किंग मास्किंग, स्टॉप गैदरिंग्स, बाहर ना जाएं, अननेसेसरी बाहर ना जाएं, सैनिटेशन। बट मास्किंग के भी कई तरीके, जो इसकी जो चर्चा फिर से हो सकती है जब दूसरे एक्सपर्ट्स बोल रहे। बट अभी से लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। ये एक जंग है जिसमें हमें इकट्ठे होकर, प्रशासन, डॉक्टर्स, नर्सेज, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पब्लिक को इकट्ठे होकर, एक हमारा एनिमी है, वो है वायरस। अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ महीने में हमने अपने एनिमी को हेल्प किया है, हमने उसको प्रोपगेट होने की हमने जितनी भी चीज़ें की हैं वो उससे प्रोपगेट हुआ है।
अब हमें निर्णय कर लेना चाहिए कि ये बात बहुत आगे बढ़ गई है, हमें इसको खत्म करना ही है। एक ही जंग है और एक ही एनिमी है और वो सबके लिए कॉमन है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर सेठ। और आपने अब तक जितनी भी बातें की वो पूरा का पूरा अब तक जो हम झेल रहे हैं या महसूस कर रहे हैं, जो हमारी फीलिंग है, वो सब आपने एक साथ कहते हैं ना शब्दों में पिरो दी है। और इसीलिए डॉक्टर अंशुमान, अब सवाल ये खड़ा होता है, डॉक्टर सेठ के जूतों में अगर पैर रखूं तो मुझे समझ में आता है कि ये जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, एक बार में अगर मान लीजिए ऐसे 60-60, 70-70 कॉल आ रहे हैं तो वहां भी एक पैनिक सिचुएशन है, करे तो क्या करे। दूसरी तरफ मैं अपने भी पैरों में अपने भी जूते में पैर रखे हुए हूं जहां पर मुझे पता है कि मेरा परिजन सांस नहीं ले पा रहा है। हम दोनों मजबूर हैं और बीच में डर और कोरोना है। सर, सलूशन क्या है? जी। जैसे डॉक्टर सेठ ने कहा, बिल्कुल सही बात है। हर डॉक्टर के पास 60 से 100 के बीच में एवरेज कॉल आ रही है। और सच बात यह है कि उस समय हमें बहुत धीरज के साथ बात करना पड़ता है। कॉल करने वाला बहुत डिस्ट्रेस में है, वो सिर्फ कह रहा है एक बेड दिलवा दो, ऑक्सीजन दिलवा दो, कुछ कर दो। हमारी मजबूरी ये होती है कि ऑलरेडी ओवर फ्लडेड है, हॉस्पिटल अपने कैपेसिटी से ज्यादा बेड्स बढ़ा चुके हैं और अनफॉर्चुनेटली प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे ही फिर से लोड बढ़ा। अनलाइकली हमने पिछले साल जब सोचा था कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल, पब्लिक सेक्टर काफी स्ट्रेंथन हो जाएंगी, जो कि नहीं होती दिख रही हैं। इस बार भी हालात वही हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल को ही पूरा बैकअप लेना पड़ा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं बैकअप दे, लेकिन अगर हम नंबर ऑफ बेड, ऑक्सीजन फैसिलिटी और ये सारी कुछ बढ़ा लिए होते, नंबर 1। नंबर 2, बिल्कुल सभी डॉक्टर इस बात से सहमत हैं कि इतने बड़े बर्डन को हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये एक्सपेक्टेड था कि सेकेंड स्पाइक आएगा, क्योंकि यूके से हम 3 महीने पीछे चल रहे हैं। जो यूके में हुआ था जनवरी में, हमने सोचा हुआ था कि अप्रैल में हमारे यहाँ हालत खराब होने वाली है, लेकिन डबल म्यूटेंट स्ट्रेन या प्रेजेंट स्ट्रेन इन इंडिया जो भी अभी जिनमें सेकेंड्स होने वाली हैं, बहुत सारे फर्दर म्यूटेशंस भी हो चुके हैं, ये इतने डेंजरस होंगे कि 1 से 2 दिन में लंग यदि इतनी ज्यादा हो रही है, ये एक्सपेक्टेड नहीं था। फ्रैंकली स्पीकिंग, ऐसा नहीं है हम लोग डॉक्टर हैं तो हम बोल दें कि हमने ऐसी उम्मीद कर ली थी, ऐसी उम्मीद नहीं थी। स्पाइक की उम्मीद जरूर थी और गवर्नमेंट से हमारी उम्मीद ये थी कि इनकी तैयारी पूरी रही होगी, लेकिन तैयारी छोड़ के इन्होंने इल्जाम इस पे, उल्जाम उस पे और चुनावी रैली, किसान आंदोलन इसमें लगे रहे। ये बड़ा अफसोसजनक लगता है कभी कभी, क्योंकि सबको डॉक्टर्स और सारे लोग, आप लोग सूचना पहुंचा रहे हैं, उसके बाद भी इनके कानों पे जू नहीं रहेंगे। इतना संवेदनहीनता, इस लेवल की संवेदनहीनता कैसे हो जाती है? बीइंग ए डॉक्टर मुझे तो समझ में नहीं आती। अगर किसी को समझ में आ रही हो तो बता सकते हैं कि कैसे होती इतनी संवेदनहीनता इनमें। नहीं, आप सही कह रहे हैं डॉक्टर कुमार, क्योंकि अब वक्त बहुत पीछे छूट गया है। हमें वक्त से आगे दौड़ना पड़ेगा और नहीं दौड़ पाए तो फिर सब खत्म हो जाएगा। वो बार बार मैं ये बात कहती हूँ कि वो चिताएं देखकर, वो कब्रें जो खुदती हुई है वो देखकर कोई भी परेशान हो सकता है। डॉक्टर रॉय, सरकारों को जो करना चाहिए था वो नहीं किया। बीच में हम लोग इतने लथार्जिक हो गए और हमें लगा कि अब तो कोरोना हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकता है। जो बेड्स, जो ऑक्सीजन, जो रेमडेसिविर इंजेक्शन, इन सब का हमें स्टॉक या इन सब के लिए जो तैयारी करनी थी वो हमने नहीं की। ये अब दिख रहा है सबको। अब मैं ये कह रही हूँ ये तो हो गया, अब करें क्या कि इस स्थिति से निपट लें? या फिर हम इस बात के लिए, और मुझे सच्चाई से बताइएगा, या फिर हम इस बात के लिए तैयार रहें कि आंकड़ा मरने वालों का इतना बड़ा होगा और मान कर चले कि होगा, कुछ नहीं किया जा सकता? देखिए रिका जी, मैं शुरू से ही सिर्फ सच्चाई पे ही बात करता हूँ। अगर मैं आपके शो में कई बार आ चुका हूँ या अलग अलग टीवी चैनल्स पे भी आ चुका हूँ और ऐसे भी मीटिंग्स, और इसमें मैं जो मुझे इवन साइंटिफिक कमिटी में भी जो मुझे बोलना होता है, साइंटिफिक कमिटी में भी जो मुझे बोलना होता है वो मैं बोलता हूँ। डेफिनेटली मैं डॉक्टर अशोक सेठ की बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि किसी को इतना बड़ा सेकेंड वेव आएगा इंडिया में ये उम्मीद नहीं थी। उसके कई कारण थे उम्मीद ना होने के कारण से, और ये उम्मीद ना होना तो सरकार को भी जो है ऐसी ही सलाह जाती है कि ऐसा होने की उम्मीद बहुत ही कम है।
एक तो आप देखिए इन्फेक्शन रेट इस तरीके से पहुंचा हुआ था, बिहार में चुनाव हुए, इतनी भीड़ हुई, लेकिन उस तरीके से इन्फेक्शन नहीं हुआ क्योंकि बिहार में उसके पहले इन्फेक्शन हो चुका था। जो भी सूरत सर्वे हमारे रिपोर्ट्स बता रहे थे कि अच्छा खासा इन्फेक्शन हो गया है, तो ये मान के चल रहे थे कि हिंदुस्तान की कुछ पॉपुलेशन ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है। जो ससेप्टेबल पॉपुलेशन है, ठीक है, करीब 25% ही इन्फेक्टेड थे, 75% ससेप्टेबल था, बट उससे कम है संख्या ससेप्टेबल पॉपुलेशन की, तो इतनी बड़ी लहर की उम्मीद नहीं थी। हमें जो है इसके कारण को खोजना पड़ेगा और वो ईमानदारी पूर्वक जानना पड़ेगा कि क्यों है। देखिए, अगर हम इंडिया में इस वायरस की ट्रेजेक्ट्री की बात करें, जो सार्स कोरोना वायरस 2 है, जो कोविड-19 कर रहा है, मार्च में हमने लॉकडाउन किया और उसके बाद से भी सितंबर तक बढ़ते गए। मार्च में 20-30 केसेस पर डे हो रहे थे हमारे, जो 1 लाख केसेस पर डे सितंबर में पहुंच गए, और सितंबर के बाद से जो है घटना शुरू हो गया और लेस देन 10,000 केसेस पहुंच गए। दिल्ली में जो है हम 2 डिजिट में आ गए। तो क्या सितंबर के बाद से अचानक लोगों ने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाना शुरू कर दिया और 4-5 महीने तक अपनाया और फिर अचानक छोड़ दिया? ऐसा नहीं था। हाँ, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, ठीक है, लिथार्जी आ जाता है, कंप्लिसेंसी आती है और लोग कम हुए, इसमें कोई शक नहीं है, और यह एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटरी फैक्टर होता है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क न पहनना, भीड़ भाड़ जगह अननेसेसरली करना, जो कि हुआ इस बीच में, ये सब कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है। बट ये मेन फैक्टर कहीं से नज़र नहीं आता, चाहे यहाँ हो या यूके हो। आप देखिए सारी कंट्री, ये सिर्फ हिंदुस्तान में समय नहीं है, आप देखिए टर्की में, देखिए यूरोप का पार्ट है, कई उसके फर्स्ट वेव से सेकेंड वेव से 5 टाइम्स ज़्यादा है इस समय जो वेव चल रहा है। अब हमारे देश बांग्लादेश एक बगल में है, उसमें चल रहा है, पाकिस्तान है, उसमें नंबर ऑफ केसेस। तो क्या सारे देश के लोगों ने एक साथ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर छोड़ दिया? नहीं, इसका कोई दैट मीन्स कि इसके साथ साथ और भी कुछ कर रहा है। एक साल में लिथार्जी लोग हो जाएंगे, थक जाएंगे, और होता है, ये नेचुरल फिनोमेना है। बट ये है, और वह जो लग रहा है अभी तक जो भी एविडेंसेज हैं कि कोविड इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ साथ जो है हमारा एक न्यू म्यूटेंट स्ट्रेन जो है, जो बहुत ही फास्ट गति से जा रहा है, वह इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसको कोई भी प्रेडिक्ट करना ऑलमोस्ट असंभव सा था कि इस गति से बढ़ेगा, ये नहीं प्रेडिक्ट किया जा सकता था। डॉक्टर रॉय, मैं समझ गई, आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ ये इकलौता यही नहीं कि हमने मास्क पहनना छोड़ दिया और हमने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर निभाना छोड़ दिया, इसकी वजह से अचानक आंकड़ा बढ़ा है, ये और स्ट्रॉन्गर होता चला गया है। इसका जो म्यूटेंट और नया स्ट्रेन है वो और खतरनाक होता चला गया, इसको मानना पड़ेगा। ओके डॉक्टर रॉय, डॉक्टर गौतम बंसल, मैं आपसे भी एक ओपनिंग रिमार्क इस मसले पर ले लेना चाहती हूँ, फिर उसके बाद मैं ब्रेक लूंगी। ब्रेक के बाद हमने क्या प्लान किया वो मैं दर्शकों को बताऊंगी, लेकिन डॉक्टर गौतम बंसल, आपको क्या लगता है ऐसा क्यों था कि जो पिछली वेव हमने देखी थी वो इतनी खतरनाक नहीं थी, ऐसा मंजर हमें देखने को नहीं मिला था और अब दिख रहा है? रूबिका जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल पे आपको आपके जन्मदिन की बधाई देता हूं और आपको भी मैं आगाह करता हूं कि आप भी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और सेल्फ लॉकडाउन के नियमों का पालन करिए। दूसरा, जो ये आप वेव की बात कर रही हैं, ये एक्सपेक्टेड है। अगर आपने पुराना स्पेनिश फ्लू देखा होगा, उसमें भी फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव और थर्ड वेव थी। अभी भी हमारे यहाँ पे फर्स्ट वेव आके गई, ये सेकेंड वेव है और थर्ड वेव भी आएगी। सेकेंड वेव हमेशा बहुत ही तेज आती है, तीव्र गति से आती है, तूफान की तरह आती है। लेकिन तूफान का एक नेचर होता है, तूफान जिस स्पीड से आता है उस स्पीड से वापस निकल भी जाता है। सो हमें बहुत ज़्यादा घबराना डरना नहीं है। लेकिन तूफान अगर आ रहा है, साइक्लोन अगर आ रहा है, तो हमको पीछे हट जाना है, हमको साइड में हो जाना है, हमको उसके आगे जाके उससे झगड़ा नहीं करना है, तूफान को निकल जाने दो। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, सेल्फ लॉकडाउन, खुद को कंट्रोल करो, खुद को आप अलग रखो, खुद को आप मास्क, सैनिटाइजर, इन सब नियमों का पालन करो। लोग बार बार बोल रहे हैं कुंभ मेला है, चुनावी रैली है, सरकार क्या कर रही है। किसी ने भी नहीं बोला कि कुंभ मेला में आप आ जाइए आगे से, किसी ने भी चुनावी रैली में आपको इनवाइट नहीं किया कि आप आइए। आपको अपने आप को कंट्रोल करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग डाटा आ रहा है कि पिछले 6 हफ्ते में मुंबई के अंदर 17 लाख लोगों ने वैक्सीन लिया है और एक दिन के अंदर कुंभ मेले के अंदर 36 लाख लोगों ने डुबकी लगाई है। एक दिन के अंदर लोगों को इस जीवन की नहीं, अगले जीवन की ज्यादा चिंता हो रही है।
तो मुझे लगता है सेल्फ लॉकडाउन जैसे नियमों का स्ट्रिक्टली पालन करना चाहिए। सेकंड वेव एक तूफान की तरह आई है, तूफान की तरह निकल जाएगी। 2-4 हफ्ते की बात है। मुंबई अभी पीक पे चल रहा है, मुझे लगता है अगले 2 हफ्ते में मुंबई में कंट्रोल आ जाएगा। मैंने पहले भी बताया था कि ये केरला, महाराष्ट्र, देन रेस्ट ऑफ द कंट्री सेम वही वेव ऐसे ही चल रही है। केरला में आया, महाराष्ट्र में अभी पीक पे चल रहा है, अभी प्लेटू फेज आ रहा है, इसके बाद में रेस्ट ऑफ द कंट्री में बढ़ रहे केसेस, दिल्ली वगैरह में। और मुझे लगता है मैक्सिमम 4 हफ्ते में रेस्ट ऑफ द कंट्री में भी ये वेव चली जाएगी। सो लोगों को सेल्फ लॉकडाउन, अपने पे कंट्रोल रखना है, मास्किंग बिहेवियर, कोरोना अप्रोप्रिएट जो बिहेवियर कहते हैं उन सब का पालन करना है। 4 हफ्ते ये पिछली बार की तरह नहीं है कि पूरा 1 साल चलेगा। जनता कर्फ्यू जिसे बोलते हैं, खुद को खुद की तरफ से कंट्रोल करना, उस चीज का पालन करना पड़ेगा, तभी इससे निकल सकते हैं। एब्सोल्युटली। मैं एक ब्रेक ले रही हूँ डॉक्टर साहब, और उसके बाद में मैं जब आप सभी के पास आऊंगी तो अब मैं ये चाहती हूँ कि आप चूंकि इस वक्त तमाम दर्शकों के घरों में एंट्री ले चुके हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, टीवीज ऑन है, एबीपी न्यूज़ देखा जा रहा है, यानी वो आपको कंसल्ट कर सकते हैं। और इसीलिए वो सारी चीज़ें जो किसी एक शख्स के जहन में हो सकती है कि मुझे कोरोना हो जाए तो क्या करूं, मुझे कोरोना ना हो इसके लिए क्या करूं, सांस ना आए तो क्या करूं, क्या क्या चीज़ों का मुझे ख्याल रखना चाहिए। देश के जाने माने डॉक्टर्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनका अपॉइंटमेंट लेने के लिए इंतज़ार करना पड़ता है, और आज वो आपको कोरोना से लड़ने का एक जिसे कहते हैं ना रामबाण तरीका बताने वाले हैं। डॉक्टर अशोक सेठ फोर्टिस एस्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट के चेयरमैन हैं। अंशुमान कुमार, डॉक्टर कुमार कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर संजय रॉय जो कि एम्स में प्रोफेसर हैं। डॉक्टर गौतम बंसल कंसल्टेंट फिजिशियन है बॉम्बे हॉस्पिटल के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सेठ, फिर से शुरुआत आपसे कर रही हूँ। वो गोल्डन वर्ड्स जो इस वक्त हमें याद रखने हैं, एक तो इस चीज को लेकर के कोरोना ना हो, और दूसरा अगर कोरोना हो जाए तो दोनों सर्कमस्टेंसेस में सर। कोरोना न हो तो बहुत बार एम्फसाइज किया गया है, और वही एक हमारे पास रामबाण है। क्योंकि जब कोरोना हो गया तो ट्रीटमेंट्स के लिए हम बात कर लेंगे, बट अभी प्रिवेंशन की बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि हमें चेन ऑफ ट्रांसमिशन रोकना है। और जो हम आज करते हैं उसका इफ़ेक्ट हमें 2 या 3 हफ्ते बाद ही दिखेगा। तो मैं सबसे बड़ी बात ये एम्फसाइज करना चाहता हूँ, और दूसरों ने भी क्लियरली, दूसरों एक्सपर्ट्स ने भी कहा, ये जो सेल्फ आइसोलेशन है, अननेसेसरी न बाहर जाना, गैदरिंग्स न करना, अपने आप को ऐसे क्षेत्र में न डालना जिसमें कि आप वायरस को स्प्रेड करो या ट्रांसमिट करो, और हैंड हाइजीन। बट सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है, जो हम मास्किंग की समझाते हैं, आपने देखा ही होगा कि अब मैं चाहता हूं कि डबल मास्किंग हो। कहने का मतलब ये है कि लोग वैसे भी मास्क अपने बड़ी पुअरली तरीके से लगाते हैं, गले के अराउंड रखते हैं, मुंह नहीं ढकते हैं, नाक नहीं ढकते हैं, और उससे वायरस ट्रांसमिशन हो रहा है। इनफैक्ट बात करने के लिए तो लोग मास्क को नीचे कर लेते हैं और फिर बात करते हैं। आपने खुद ही देखा होगा कि 80% लोग जो मास्क पहन भी रहे हैं वो मास्क नाक के नीचे पहन रहे। तो अब आ गया टाइम डबल मास्किंग का, और डबल मास्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। CDC ने भी ये फरवरी में कह दिया था, और हम लोग पिछले कुछ हफ्तों से कह ही रहे हैं कि अगर हमने वायरस ट्रांसमिशन को रोकना है तो ज़्यादातर के पास 99% लोग क्लॉथ मास्क पहन रहे हैं। आपने देखा ही होगा। अगर आप N95 मास्क अफोर्ड कर सकते हो और पहन सकते हो तो वही बड़ी सेफ्टी है। बट अगर आपके पास कपड़े का मास्क है तो ऐसी खराब बात नहीं है, प्रोवाइडेड आप डबल मास्किंग करो। और मैं आपके सामने ही डबल मास्किंग का तरीका समझाना चाहता हूँ लोगों को। ये रहा एक 3 प्लाई सर्जिकल मास्क जो आप देख रहे हैं सामने। ये जो 3 प्लाई सर्जिकल मास्क है उसके नॉट्स आप बना लीजिए साइड में, जिस तरह आपने ये देखा है कि नॉट्स बन गई हैं साइड में। अब ये जब नॉट्स बन गई है, ये 2 रुपए का मास्क आता है, 1.5 से 2 रुपए का। इसको आप अच्छी तरह से अपने अराउंड बांध के मुंह को गड़ के नीचे को ढक, और इसके ऊपर अपना क्लॉथ मास्क अच्छी तरह से लपेट लीजिए। सोचिए ये क्लॉथ मास्क है, आपने अच्छी तरह से लपेट लिया। अब आपको ये समझा दूं कि जब आप ऐसे करते हो तो अगर सिर्फ क्लॉथ मास्क पहनते हो तो आपकी प्रोटेक्शन अप्रॉक्सीमेटली 40 से 50% होती है, या दूसरे को ट्रांसमिट करना आपका 60% चांस होता है कि दूसरों को ट्रांसमिट करोगे। अगर आप डबल मास्किंग करते हो खुद, तो आपसे 85% चांस है कि ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन या एयरबॉर्न ट्रांसमिशन कम हो सकता है।
और अगर 2 लोग ऐसे मास्क को पहन के आसपास भी है तो 95% ट्रांसमिशन कम हो सकता है। अब आ गया है क्लियरली एडवाइस कि 60 रुपए पर मंथ ही तो लगे आपके, बट एटलीस्ट आपने इस टाइम से, अभी से चेन ऑफ ट्रांसमिशन तोड़ना शुरू कर। सो क्लियरली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप खुद ही रेस्पॉन्सिबल हो। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके दर्शकों को कि देखिए, अपने आप के लिए आप केयर नहीं कर रहे हो। आप वो सोच रखते हो कि मेरे को कुछ नहीं होगा, बट कैन यू बिलीव कि आपको क्या हक है कि इसको आप दूसरों को ट्रांसमिट करो? आपको क्या सिविक हक है, आपको क्या लीगल हक है कि किसी और को आप नुकसान पहुंचाओ? और अगर ये आपने नुकसान पहुंचाया तो किसी न किसी की जान जाएगी, किसी न किसी को सीवियर डिजीज होगी, और कहीं ये ना हो जाए कि आपके नियर एंड डियर वंस, आपके माता पिता ही इसका शिकार बन जाएं जो आपकी केयरलेसनेस का। तो आप कैसे अपने आप को जिंदगी भर नहीं माफ करोगे? कैसे कर सकते हो आप ये बात? सो ये एक समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट। और दूसरी बात आपने कहा ये आपको कि क्या हुआ अगर आपको कोरोना हो जाए, इस बात तो को समझना सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने की ये है कि है सर, हम यही उम्मीद में रहे हैं कि मॉरली, सिविक सेंस और लीगली भी, अब मैं कहूँगा कि ये एनफोर्समेंट जो रेगुलेशंस हैं, मैं तो कहता हूँ कि ये लॉकडाउन नहीं है, ये है स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ रेगुलेशंस ऑफ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। जो कि हमारे पास अगर सिविक सेंस नहीं है, हमारे पास डिसिप्लिन नहीं है, हमारे पास अपनी ड्यूटी हम नहीं समझते हैं, तो फाइनली गवर्नमेंट को ही रेगुलेट करना पड़ेगा। और इस टाइम पे अगर ये कहिए तो मिनी लॉकडाउन्स हैं जो कि इसी को रेगुलेट कर रहे हैं। स्ट्रिक्ट रेगुलेशन आपने नाम दिया है। ओके सर, मैं समझ गई। डॉक्टर सेठ, मैं आपके पास आऊंगी। बाकी जो मेरे साथ डॉक्टर्स मौजूद हैं उनकी भी एडवाइस ले लेती हूँ। डॉक्टर अंशुमान कुमार, आपकी क्या एडवाइस रहेगी? सबसे पहली एडवाइस कि डोंट गेट पैनिक। अभी पैनिक की स्थिति बहुत ज्यादा हो गई है, चाहे तो तस्वीरों को देख के, चाहे स्थिति को देख के। साथ साथ इसी समय सीजनल फ्लू, एलर्जिक फीवर और थोड़ी सी तकलीफ होती है या साइकोलॉजिकल भी लोगों को सबसे पहला महसूस होता है, मुझे कोविड हो गया, मतलब कोरोना इन्फेक्शन हो गया। उनसे मैं ये कहूंगा कि हर छोटी छोटी चीज के लिए भी अस्पताल जाना आप बंद करें। मतलब बेसिक तकलीफ के लिए या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए, साइकोलॉजिकल से मतलब है आपको डर लग रहा है कहीं ऐसा नहीं मुझे कोविड हो गया, उस समय पैनिक अटैक नहीं आना है। आप हर के करीब कोई न कोई डॉक्टर है, ये मैं अब मानने को तैयार नहीं हूं कि आज किसी के संपर्क में कोई डॉक्टर नहीं है, सभी के संपर्क में डॉक्टर है। और इस सिचुएशन में अभी बैठे सारे पैनल के लोग स्पेशलिस्ट या सुपर स्पेशलिस्ट हैं, एमबीबीएस लेवल के डॉक्टर की जरूरत है, उससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं है जो बेसिक आपको गाइडलाइन बता सके। इसमें पैनिक ना करें, उनसे फोन पे सलाह लें, क्योंकि अस्पताल जाने में, हर अस्पताल में कोविड इन्फेक्टेड और ये म्यूटेटेड स्ट्रेन इन्फेक्टेड काफी रोगी हैं। और एयरबॉर्न ट्रांसमिशन जब से चालू हुआ तब से हमारा डर ये, मतलब प्रूव हुआ है, तब से हमारा डर ये बढ़ गया है कि वहां आने पे दूसरे रोगी को भी इसकी संभावना बढ़ेगी। तो ये ना करें। घर पे क्या करना है, अंडर ऑब्जर्वेशन, अंडर आइसोलेशन, किसी को कंसल्ट करें। और अंडर ऑब्जर्वेशन क्या चेक करना है आपको, बेसिक एक पल्स ऑक्सीमीटर मशीन हर घर में, अभी थर्मोमीटर की जैसे चीज, आप इस तरह की एक चीज आती है पल्स ऑक्सीमीटर, आप रख लें। इसमें आपको एक तो पल्स बता देगा, दूसरा फिंगर पे आप जब लगाएंगे तो आपको ये बता देता है ऑक्सीजन सैचुरेशन। आपका डर यही आ रहा था कि ऑक्सीजन कहीं कम ना हो और मैं अननेसेसरी मेरी जान को खतरा ना हो, तो ऑक्सीजन कम नहीं हो ये बता रही है मशीन। पल्स कितनी है, मतलब टेम्परेचर आपने नापा, पल्स देख लिया, अगर सब कुछ नॉर्मल है तो पैनिक ना करें, डॉक्टर की सलाह लें। डॉक्टर जैसा कहते हैं पैरासिटामोल जो भी दवा देते हैं वो डॉक्टर आपको बताएंगे, ले लें। और उसके बाद अगर कोविड हो जाए तो ये ना समझे कि अस्पताल में भर्ती होना ही इलाज है। 70% रोगी अभी भी घर पे अंडर ऑब्जर्वेशन, अंडर आइसोलेशन है। जी देखिए, एथलीट का तो 99-100 होता है, लेकिन हम लोग कहते हैं कि 95 to 97 के बीच में एक नॉर्मल सेडेंट्री वर्कर जो होते हैं, जो नॉर्मल हम लोग जैसे ऑफिस वर्कर हैं, इनका 95 to 97 ऑक्सीजन सैचुरेशन है तो बेहतर है। पल्स रेट एडल्ट का 70-72 के आसपास नॉर्मल होता है, लेकिन जब पैनिक अटैक हो रहा होगा तो ऑब्वियसली पल्स थोड़ी ज्यादा होगी, लेकिन पल्स से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर फीवर होगा आपको तो नेचुरली पल्स 100 से ऊपर चली जाएगी। अच्छा। टेम्परेचर आपने नाप लिया, तो तीन चीजों को अगर मिला लिया तो काफी हद तक आप ये हो जाएंगे कि बेसिक
फ्लू है या क्या है, और डॉक्टर के संपर्क में रहें। कुछ बेसिक ये है चीजें पैनिक अब ना। समझ में आ रही है और वो जो डर है उसे आपको दूर करते हुए डॉक्टर्स नजर आ रहे हैं। एक ब्रेक ले रही हूँ मैं, डॉक्टर रॉय, डॉक्टर गौतम, उसके बाद आपका रुक होगा, क्योंकि लैंसेट की रिपोर्ट ये कह रही है कि अब तो ये एयरबोर्न भी हो गया है। अब इससे कैसे बचा जाए सर, ये बताइएगा। और ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत ना पड़े कोरोना पेशेंट को, उसके लिए क्या किया जा सकता है, ये भी बताइएगा। ये दो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। पिछले पौना घंटा से इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि कोरोना की इस दूसरी वेव का निपटारा क्या है, हमें पर्सनल लेवल पर क्या करना है, क्योंकि हम ही हैं जो अब इस लड़ाई में अपने आप को जब तक नहीं झोंकेंगे जीत नहीं पाएंगे। सरकारों के भरोसे नहीं रह सकते हैं। डॉक्टर गौतम बंसल, सबसे खतरनाक है अस्पताल जाकर ऑक्सीजन सिलेंडर और रेमडेसिविर इंजेक्शन का इंतजाम करना। मुझे नहीं पता ये सवाल कितना सही है, लेकिन फिर भी दिल कर रहा है पूछूं। इन दोनों की ही जरूरत ना पड़े कोरोना हो जाने के बाद, कोई तरीका है? जी, तरीका यही है कि आप होम आइसोलेशन करो, और ये कोविड के अंदर बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। हॉस्पिटलाइजेशन उसी पेशेंट को करना है जिनको परसिस्टेंट फीवर है मोर देन 5 डेज, 3-4 दिन के बुखार में भर्ती होने की जरूरत नहीं है। दूसरा इंडिकेशन होता है अगर आपको कंटिन्यूस कफ हो रहा है मोर देन 5 to 7 डेज। और तीसरा इंडिकेशन होता है अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 92-93 के नीचे आता है, तो वो इंडिकेशन है आपको हॉस्पिटल में भर्ती होने का। अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल पल्स ऑक्सीमीटर का एक ऐसा चीज है जो लॉकडाउन के अंदर और पिछले 1 साल में पूरे ऑल इंडिविजुअल, ईच एंड एवरीबडी इन दिस कंट्री, सबको मालूम पड़ गया कि ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल क्या है। एक इतना अच्छा एजुकेशन हुआ इसके बारे में कोविड की वजह से। सो अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 92-93 के नीचे की तरफ आ रहा है, तो वो इंडिकेशन है आपको हॉस्पिटल जाने का। लेकिन अगर आप हॉस्पिटल नहीं भी जा पा रहे, आप घर पे हैं, तो सबसे अच्छा है आप प्रॉन पोजीशन में लेटें। प्रॉन पोजीशन का मतलब होता है कि आप उल्टा लेटें, चेस्ट के सहारे लेटें, या राइट लेटरल और लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लेटें, सीधा नहीं लेटना है। इसमें आपका ऑक्सीजनेशन इंप्रूव होने लगता है। सो प्रॉनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब छाती के सहारे, पेट के सहारे आपको लेटना है, उसमें ऑक्सीजन इंप्रूवमेंट होता है, बहुत अच्छा होता है। अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हुआ, घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। हॉस्पिटल आप जाइए आराम से, बट बार बार फोन इसी चीज के आते हैं, साहब ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, हमको आईसीयू चाहिए, वेंटिलेटर चाहिए, फिर मालूम पड़ता कि आईसीयू नहीं, वेंटिलेटर नहीं है। अधिकतर पेशेंट जो ऐसे आते हैं उनको जस्ट 1 या 2 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। हर पेशेंट को वेंटिलेटर की, आईसीयू की जरूरत नहीं है। इसलिए हॉस्पिटल से रिफ्यूजल आता है कि नहीं, हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है। सो ऑक्सीजन की कमी नहीं है। अभी वापस सब शुरू हो गया है, और हमने उसमें एक प्रोटोकॉल बनाया महाराष्ट्र के अंदर। जो भी इलेक्टिव सर्जरीज थी, जो रूटीन सर्जरीज थी, उसको अभी कुछ टाइम के लिए, जिसमें ऑक्सीजन कंजम्पशन ज्यादा होता था, उसको कुछ टाइम के लिए हमने पोस्टपोन कर दिया है। और बाकी पेशेंट्स को, जो कोविड के पेशेंट जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है, वो अभी चालू कर दिया है। दूसरा, जहाँ तक रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात है, रेमडेसिविर भी उपलब्ध है। जी जी जी, रेमडेसिविर इंजेक्शन भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, बीच में केसेस कम हो गए। डॉक्टर रॉय, आपकी वैल्यूएबल एडवाइस इस वक्त क्या होगी, वो भी तब जब लैंसेट की तरफ से ये कह दिया जाता है कि अब तो ये हवा से भी फैलने लगा है कोरोना? जी हाँ, देखिए, वैल्यूएबल एडवाइस अभी के समय में वही है जो अभी तक हमारा था, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिस पे हमारा कंट्रोल है। मतलब मास्क पहनना, डिस्टेंस को मेंटेन रखना और फ्रीक्वेंट हाथ धोते रहना। ये जो लैंसेट ने अभी पब्लिश किया हुआ है, ये हमें नोन था कि थोड़ा सा होता है। प्रीडोमिनेंटली हम मान के चलते हैं कि ये ड्रॉपलेट से होता है। हमारी सारी कंट्रोल स्ट्रेटजी पूरी दुनिया की, ये जितने भी एडवाइस हम दे रहे हैं कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए, मास्क पहनना या आपका डिस्टेंस 2 मीटर की मेंटेन रखना, क्राउडिंग न करना, ये उसके लिए एडवाइस है। ये मानते हुए कि मेन जो रूट ऑफ ट्रांसमिशन है ड्रॉपलेट है। बट जो इन्होंने कंक्लूजन ड्रा किया है वह अभी और एविडेंस की जरूरत है, क्योंकि उनका कंक्लूजन है कि ड्रॉपलेट जो है मेन रूट नहीं है, मेन एरोसॉल है। अगर मेन एरोसॉल हो गया तो हमारी सारी कंट्रोल स्ट्रेटजी ही चेंज हो जाएगी। तो इसलिए जो है अभी उस पे जो है और एविडेंस की जरूरत है कि मेन वह रूट है। मेन रूट है तो सारी जो इस समय हम कंट्रोल स्ट्रेटजी कर रहे हैं, कंटेक्ट ट्रेसिंग से लेके सारा, वो इस पे बेस्ड है हमारा कि ड्रॉपलेट ये है। तो इसलिए जो है लैंसेट की स्टडी को अभी मैं उतना वेटेज नहीं दूंगा। अभी
कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को ही फॉलो करना है, यही एक चलिए सर, मतलब इससे थोड़ा सुकून मिलता है। हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना है, हमें सेल्फ आइसोलेशन में रहना है, हमें अपने ऊपर लॉकडाउन, अपने आगे पीछे सीमाएं बांध लेनी है। मैं इन चारों जो इस वक्त डॉक्टर्स मेरे साथ मौजूद हैं, इनकी बातों से ये बात समझ पाई हूँ और मैंने गांठ बांध लिया है कि ये बात करनी ही, ये काम करना ही करना है। अगर मैंने कर लिया और मेरे परिवार ने कर लिया तो फिर पूरे देश ने कर लिया। डॉक्टर अशोक सेठ, डॉक्टर अंशुमान कुमार, डॉक्टर संजय रॉय, डॉक्टर गौतम बंसल, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे लगातार ऐसे चर्चा जारी रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।